गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। गुरुवर, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आप लोग का इसी तरह सहयोग मिलता रहे तो क्लास में ऐसे ही आनंद है कि मैं गुरुओं के सानिध्य में हूँ, गुरु के लिए कुछ कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, आज हम बात करेंगे बुद्धि की प्रकृति, इंटेलिजेंस, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर्स, विशेषताएं और अन्य बातें। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या निष्कर्ष निकला कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है। नो डाउट बुद्धि जन्मजात होती है, ये सिद्ध हो चुका है। बुद्धि के विकास के लिए पर्यावरण का भी महत्व है। बगैर पर्यावरण का बुद्धि स्पॉइल हो सकता है, नष्ट हो सकता है। मनुष्य की बुद्धि का विकास 20 वर्षों की आयु में पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल शारीरिक विकास आप कह सकते हैं। किसी सर्जन ने आज तक बुद्धि को खोजा नहीं, किसी अंग के रूप में बुद्धि नहीं है। ये पूरा न्यूरॉन्स, पूरा ये सूचना तंत्र, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ एक मामला है, कोई खास अंग नहीं है। लेकिन इसकी भी वृद्धि शरीर की तरह ही होती है। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी तरह से बुद्धि में उत्तरोत्तर विकास होता है। चूंकि यह जेनेटिक है तो शरीर के अंग के साथ ही भगवान बुद्धि को भी देते हैं, जन्मजात देते हैं और उसमें वृद्धि होती रहती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि एक बच्चे की बुद्धि में और एक किशोर की बुद्धि में अंतर है। कहाँ अंतर आता है? तो नेचुरल तरीके से भी वो डेवलप होता रहता है और उसके डेवलपमेंट में जो पोषण का काम करता है, जो उसको पोषित करता है, पल्लवित करता है, वो क्या है? वातावरण है, जिसमें सब कुछ आता है। घर का परिवेश, समुदाय का परिवेश और स्कूल का परिवेश। उसमें उसका खान पीन, रहन सहन, एवरीथिंग उसमें इंक्लूड करता है। और 18 वर्षों तक जो जीन पियाजो का कॉन्सेप्ट है कि 18 वर्षों तक सारा विकास हो चुका होता है तो बुद्धि भी विकसित हो सकती है, हो जाती है। लेकिन मोटा मोटी उसको 20 साल माना गया है। योगी क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। इस बात को कितना संभव है? तो 30 से 40% तक। तो क्या बुद्धि में जो हम जन्म के साथ एक डिपॉजिट के रूप में लाते हैं, तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि क्या इसका विकास संभव है? तो बिल्कुल संभव है, यौगिक क्रियाओं के द्वारा। यौगिक क्रियाएं क्या है? तो ध्यान, योग, व्यायाम, सारी यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ये पश्चात बाद में माना, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में ये संकल्पना शुरू से रही कि बुद्धि के में विकास यौगिक क्रियाओं के द्वारा संभव है। अब हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। बहुत लोग मानते हैं कि लड़कियों की कम बुद्धि होती है, लड़कों की ज़्यादा। नहीं, विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। यह सिद्ध हो चुका है कि बुद्धि में किसी कारण कोई अंतर नहीं है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता रखती है, एडजस्टमेंट करती है, बिल्कुल करती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बिल्कुल है, कि बुद्धि के द्वारा ही अमूर्त चिंतन होता है और मूर्तता को स्वीकारा जाता है। जो मूर्त है, जो दिख रहा है, उसको स्वीकारा जाता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि के अंदर पूर्व अनुभव, प्री एक्सपीरियंस, जो धीरे धीरे डे टू डे एक्टिविटी से हम अनुभव प्राप्त करते हैं और जो ज्ञान अर्जित करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसका लाभ उठाने में
बुद्धि सक्षम है। बुद्धि में समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि अनेक योग्यताओं का सामुच्चय है, सिंगल चीज बुद्धि नहीं है। बुद्धि के अंदर अनेक योग्यताएं शामिल होती हैं, उसका एक समुच्चय है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर, ये फिर एक डिबेट है कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। बुद्धि वंशानुगत है, ज्ञान अर्जित संपदा है। ज्ञान वह है जो बुद्धि की सहायता से आप इस संसार में अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं? तो चिंतन, मनन, अध्ययन, वातावरण से समायोजन, इन सारे चीज़ों के माध्यम से क्या अर्जित करते हैं? ज्ञान। बुद्धि नहीं अर्जित करते हैं, ज्ञान करते हैं। बुद्धि में किसी कारण विकार आ जाए तो ज्ञान नष्ट हो सकता है, चाहे वो चोट मोट से हो या किसी कारण से हो। लेकिन ठीक इसके विपरीत कि बुद्धि में विकार से ज्ञान नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान में अगर विकार आ जाए तो बुद्धि नष्ट नहीं हो सकती है, आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, बुद्धि तो रहेगी। तो बुद्धि शाश्वत चीज है, ये सदैव बनने रहने वाली चीज है। ज्ञान शाश्वत नहीं है, ज्ञान यहाँ अर्जित की जाती है। जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं, हो सकता है कि वो एब्सोल्यूट ज्ञान ना हो, निरपेक्ष ज्ञान ना हो, सापेक्ष ज्ञान हो। बुद्धि का अस्तित्व निरपेक्ष रहता है, सापेक्ष नहीं रहता है। सापेक्ष बुद्धि की तुलना हो सकती है, लेकिन किसी का बुद्धि है तो है और निरपेक्ष है। ज्ञान वैरी करता है। आपने गलत चीज को पढ़ के गलत ढंग का ज्ञान अर्जित कर लिया, आप ब्रह्मांड को मान लिए कि भगवान विष्णु के शेष नाग पे है, तो ज्योग्राफी का इवोल्यूशन थ्योरी को आप नकार रहे हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है? गब्बाजी है। बुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए बुद्धि आवश्यक है। अंतिम अंतर यह है कि बुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान के लिए बुद्धि आवश्यक है, बुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। कोई बुद्धिमान है, उम्र के साथ उसकी बुद्धि विकसित हुई है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत ज्ञान हो, लेकिन ज्ञानवान के लिए बुद्धि बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले कक्षा में हमने बात की थी कि दिल्ली में एक सवाल तैरते हैं कि अरे पढ़ा लिखा नहीं है या इसमें बहुत कम बुद्धि है, पैसा कैसे कमाता है? तो उसके पास बुद्धि है, आप उसका ज्ञान ढूंढ रहे हैं, गलत ढूंढ रहे हैं। उसके अपने वो डंडी चलाने का ज्ञान है, 2 को 4 करने का ज्ञान है, बस। अब आप उससे एक अच्छे व्यवहार की बात करें, एक अच्छी समझ की बात करें, संवेदना की बात करें, वो उसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि वह मूर्ख है। वह मूर्ख नहीं है, उसके अंदर मिनिमम अपना परफॉर्मेंस, अपने कार्य को निष्पादित करने की समझ है। ऐसे समझिए कि वो अपने कार्य को निष्पादित कर लेता है, इसीलिए उसके पास पैसा है, ज्ञान ना होते हुए भी। बुद्धि का विकास एकाएक नहीं होता है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फुल एंड फाइनल भगवान ने नहीं जाना है। धीरे धीरे क्रमगत उम्र के साथ वो परिपक्वता की ओर जाता है, जैसे शरीर के और अंग जाते हैं। निष्कर्ष के रूप में एक ही बात याद रखिए कि बुद्धि भी शरीर के एक अंग है। समझ गए? बुद्धि अनेक योग्यताओं से निर्मित होता है और इनका मापन इन्हीं योग्यताओं के द्वारा संभव है। बुद्धि का जो विकास होता है उसके साथ बहुत चीज जुड़ती चली जाती है, तो अन्य योग्यताओं के साथ तो बुद्धि का जो मापन होना चाहिए उन सभी मापदंडों के आधार पर होना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का मानना वही बुद्धि विकास के 3 चरण: शैशव काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशव के भी 2 रूप, पूर्व शैशव, उत्तर शैशव। पूर्व शैशव 0 से 3, जन्म से लेकर 3 साल पूर्व शैशव। उत्तर शैशव 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष उत्तर शैशव काल है। पूर्व शैशव काल में इंद्रियों द्वारा अनुभव प्राप्त करता है,
इंद्रियां को इसीलिए ज्ञान की इंद्री कही गई है हमारे यहाँ, ज्ञान इंद्रिया द्वारा। किसी चीज़ का गर्म महसूस करना, ठंडा महसूस करना, किसी की स्मेल महसूस करना, किसी को देख के महसूस करना, अपने माँ पिताजी को पहचान लेना, खुशबू से पहचान लेना। तो पूर्व शैशव काल में इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव को धारण करने लगता है। जैसे पूर्व शैशव काल में वो अगर उसके दरवाजे पे कोई चौपाया जानवर है, जैसे दिल्ली में जनरली बच्चा हर चौपाया जानवर को 6 साल तक गाय ही समझता है। आपके घर में बकरी है, मवेशी के नाम पे भैंस है, तो सबको भैंस ही समझेगा। जो शब्द उसको बता दीजिएगा लगेगा अच्छा इसमें भी 4 पैर है, यही है। इतना ही तक उसकी समझ, इतनी बुद्धि होती है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक वही पियाजों का जो बांटा हुआ है बाल्यकाल है। उत्तर शैशव काल विश्लेषण की क्षमता विकसित होने लगती है, धीरे धीरे समानता और विभिन्नता जानने लगता है, मतलब डिस्टिंग्विश करने लगता है कि ये कैसा खिलौना है, ये कैसा खिलौना है, ये कैसी चीज़ है। इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना सीख जाता है। अनुकरण खूब करता है, नकल करता है, वो बोलने लगता है, अलग अलग चीज़ों की आवाज़ बोलने लगता है, नकल उतारने लगता है। लेकिन अभी अमूर्त ज्ञान की शुरुआत उसके अंदर नहीं हुई है। चिंतन करता है, मतलब चिंतन में किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है, कुछ देखता है तो उस पर सोचता है, चौकन्ना हो जाता है, लेकिन अमूर्तता अभी नहीं है। क्या निष्कर्ष निकला कि शैशव काल में 0 से 6 ईयर तक अमूर्तता नहीं है और सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा है। मूर्त ज्ञान को वो समझने लगा है, कुछ न कुछ हद तक सामाजिक बुद्धि भी उसमें विकसित होने लगी है। तब वो माँ को देख के चिल्लाता है, माँ जब दूर चली जाती है, बाप के गोद में जाता है, वो अपने आप पराये को समझने लगता है। तो 2 बुद्धि होती है, तीसरी है अब्स्ट्रैक्ट, अभी शुरू नहीं होता है। 6 से 12 इसको भी 2 काल में बांटते हैं, एक 6 से 9 पूर्व बालकाल, उत्तर वैदिक बालकाल 9 से 12। इसमें निरीक्षण की शक्ति बढ़ जाती है, इंस्पेक्शन करने लगता है, बड़ा गौर से किसी चीज़ को देखने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। कहीं फंस जाता है तो निकलना चाहता है, कोई चीज़ जैसे झूठ बोलने लगता है, वो उसे डर लगता है, तो क्या है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है झूठ बोलना। उसको लगता है कि इस समस्या से हम निकल सकते हैं झूठ बोल के। इसमें विवेक का विकास होने लगता है 9 से 12 में। स्वयं वो कुछ निर्णय लेने लगता है, वो कहीं भागने लगता है, कहीं खेलने लगता है, किसी दोस्त के साथ जाने लगता है। और इस तरह से 75% बुद्धि 12 साल के बच्चों में हो जाती है। याद रखिएगा, 75% बुद्धि बच्चों में उत्तर बाल्यकाल में आते आते 12 साल का बच्चा 75% बुद्धि का विकास हो गया। अब आ जाइए किशोर काल, 12 से 18 आइडियल है। कुछ लोग मनोवैज्ञानिक इसको 20 भी मानते हैं, लेकिन पक्ष में इसके 12 से 18 है। अगर उत्तर का विकल्प है कि 12 से 18, 12 से 20, आप मारेंगे 12 से 18, वहाँ 20 मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 18 ना रहे 20 रहे तो आप मत घबराइए, 20 मार के आ जाइए। एक मज़ेदार बात है, सबसे कम बुद्धि का विकास किशोरावस्था में होता है, क्योंकि 12 आना तो हो चुका है 75%। तो किसके हिस्से में सबसे कम आता है? किशोरावस्था में। तो उम्र बढ़ गई, बुद्धि का विकास कम हुआ, 25% हुआ ना। इससे ज्यादा बाल्यावस्था में होती है, और बाल्यावस्था से ज्यादा शैशवावस्था में होती है। इसका एग्जैक्ट फिगर आउट करना मुश्किल है शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच, लेकिन ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शैशवावस्था में अनुकूलता, एडॉप्टेबिलिटी उसमें बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए यह काल बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता है, बुद्धि का विकास स्लो होता चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.